हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। माई सेल्फ सोमनाथ पलिजा हियर। हम लोग बात कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के थर्ड चैप्टर को लेके, जहाँ पे हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में हमारा डिस्कशन जो है वो चल रहा है। ये चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी एल्गे खत्म कर चुके हैं एंड ब्रायोफाइट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। फाइन, ये हमारा ब्रायोफाइट्स का लास्ट पार्ट रहेगा और इसी के बाद हम लोग टेरिडोफाइट्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन। ओके, अभी सॉइल इरोशन का मतलब तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, सो ब्रायोफाइट्स especially mosses from the dense mats over the soil and prevent the soil erosions by running water. Okay, ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया रहेगा। Coming to the next part, soil formations. So how the bryophytes are going to help us in soil formation? Mosses are an important link in the plant succession on the rocky areas. मतलब जहाँ पे आप लोगों को ज्यादा करके रॉक्स देखने मिलते हैं वहां पे सॉइल फॉर्मेशन की ज्यादा जरूरत होगी। क्यों? अगर रॉकी एरिया रहेगा, सॉइल नहीं होगा तो बाकी सारा जो मतलब लैंड कैसे फॉर्म होगा, राइट? सॉइल कैसे फॉर्म होगा, सॉइल फर्टाइल कैसे होगा, फिर सॉइल आगे जाके मतलब इनके ऊपर प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे, वो प्लांट्स धीरे धीरे जब इवॉल्व होंगे तो वो एरिया सून इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ पर्टिकुलर यू कैन से फॉरेस्ट एरिया। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें है ना कहीं लिंक है। हम लोग इसके बारे में ऑलमोस्ट इकोलॉजी वाले चैप्टर में भी बात करेंगे जब क्लास 12 का डिस्कशन चलेगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी सक्सेशन को लेके। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी आ चुका है। सी, दे टेक अ पार्ट इन बिल्डिंग द सॉइल इन रॉक्स crevices formed by the lichens actually. Okay, now growth of the sphagnum ultimately fills the pond and lakes with soil. ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो sphagnum ultimately fills the pond and the lakes with the soil, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो sphagnum यहाँ पे मदद कर रहा है, साथ में आप लोगों को लाइकेंस यहाँ पे देखने मिलेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लाइक फ्रक्टोज एंड फ्रूटिकोज जो लाइकेंस होते हैं ये सारे मदद करेंगे आप लोगों को सॉइल फॉर्मेशंस में। ओके, फ्रूटिकोस लाइकेंस होते हैं, ये सारे लाइकेंस हम लोग को सीखने मिलेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, water retention. How this water retention is going to help us? Okay, so dry sphagnum can absorb 18 to 26 times its weight of the water. Okay, कितना बोल रहे हैं? 18 से लेके 26 गुना ज्यादा वेट ऑफ वाटर का एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ओके, now this characteristic is employed by the gardener to keep seedling and cut plants moist during the transportation and propagation. तो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा ग्राफ्टिंग करते हैं, एयर लेयरिंग वगैरह करते हैं। आप लोगों ने ये सारे टर्म सुने रहेंगे, नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फॉलोइंग कमिंग चैप्टर्स आल्सो। तो कटिंग एंड ग्राफ्टिंग एयर लेयरिंग के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली जब किसी प्लांट के शूट को हम लोग जब कट करते हैं तो टिल यूर यू कैन से xylem एंड phloem वैस्कुलर बंडल्स एक्सपोज होने तक, है कि नहीं? और उसी पे हम लोग मॉस वगैरह लगाते हैं पानी में डुबा के, ठीक है, ताकि वो मॉइस्ट रहे और वहां पे रूट फॉर्मेशन जल्दी हो जाए। ओके, इसके अलावा मॉस के साथ ही हम लोग समटाइम्स वी आर यूजिंग द फाइटो हार्मोन्स आल्सो टू कीप दैट एरिया moist and to show sudden growth of the roots. Okay, तो जैसे रूट फॉर्मेशन वगैरह हो जाएंगे तो वी कैन कट दैट पर्टिकुलर ब्रांच एंड वी कैन ग्रो एज अ सेपरेटली ऑल्सो। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का एग्जांपल जो पढ़ने मिल रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सीडलिंग्स एंड द कट मॉइस्ट प्लांट पार्ट्स। ओके, जैसे कि फ्लावरिंग होता है ना? तो ये सारी बात जो होती है वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नर्सरी में भेजा जाता है या फिर किसी और कंट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तभी वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ adaptations. Okay, like sphagnum, dry sphagnum can be used because उनके पास water holding capacity काफी अच्छी होती है। Okay, in older times sphagnum moss was used in place of absorbent cotton. मतलब हॉस्पिटल्स में अभी जैसे कि ऑपरेशंस के लिए हमको कॉटन वगैरह जरूरत पड़ती है, तो तभी के जमाने में स्पैग्नम का मॉस भी किया, स्पैग्नम का जो यूज है वो किया जाता था, स्पैग्नम मॉस यूज किया जाता था। ओके, लाइक पीट। नाउ स्पैग्नम ऑफन ग्रो इन एसिडिक marshes, okay, where there is little decay
the older dead part of the moss and other marshy plants are slowly carbonized, okay, compressed, and then it will be fossilized over the thousands of years to produce a dark spongy mass called as a peat. So in short, sphagnum as a peat can be used, okay. तो peat formation कैसे होता है ये मैंने वहां पे डिस्क्राइब कर दिया है. Now what is the use of this peat? Okay, so peat is dried and compressed and cut to form blocks, okay. And now these peat blocks are used as a fuel. बात समझ में आ रही है? तो ये आपको एनसीईआरटी में भी यही लाइन ऐसे देखने मिलेगी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है. स्पैग्नम का कमर्शियल काफी यूज्ड होता है, तो आप लोगों को कंपलसरी पढ़ना है. ओके, पीट इज आल्सो considered as a very good manure. Okay, it overcomes the soil alkalinity and increases its water retention as well as water retention as well as the aerations in the soil has to be maintained, जो कि स्पैग्नम काफी अच्छी तरीके से कर सकता है. तो स्पैग्नम तो बहुत ज्यादा जगह पे यूज किया जा रहा है, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो था वो देख लिया है. ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक हमारा जो रन करेगा आज के लेक्चर में वो है टेरिडोफाइट के रिस्पेक्ट में. फाइन, सो लेट्स टॉक अबाउट द टेरिडोफाइटा. टेरिस वर्ड जो होता है ये रिलेट होता है फर्न के साथ, इसका मतलब होता है फर्न्स, एंड फाइटॉन्स का मतलब होता है प्लांट. तो ऐसे करके ग्रीक वर्ड में से टेरिडोफाइटा का टर्म्स यूज किया गया है. ओके, नाउ व्हाट आर टेरिडोफाइट्स? दीज आर सीडलेस vascular cryptogams. Okay, now you can say sporophytic plant body will be seen. Okay, gametophytic containing small sessile antheridia and potentially embedded archegonia will be seen over here. What is archegonia? ये थोड़ा सा फ्लैग शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग फीमेल गैमेट्स मानते हैं. फ्लैग शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से उनके पास थोड़ा सा एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको नेक कहते हैं, एंड स्वेलिंग स्ट्रक्चर बेस होता है जिसको हम लोग उसका आर्चिगोनिया का ये मानते हैं, वेंटर मानते हैं. ठीक है, उसी के अंदर ऊस्पोर रहता है. ठीक है, ये बात करेंगे हम लोग. फॉर एग्जाम्पल देख लो, ये ऐसे स्वेलिंग बेस और ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एक्चुअली नेक मानते हैं. ये थोड़ा सा यहाँ का एरिया जो रहेगा ये वेंटर रहेगा. ओके, वेंटर सेल्स वहां पे रहेंगे एंड द बेस इज स्वेलिंग. ओके, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को एक्चुअली वेंटर ही मानते हैं. और यहाँ पे रहेगा फीमेल गैमेटोफाइट ऊस्पियर, जिसको हम लोग एग के नाम से भी कहते हैं. फाइन, तो ये सारी बातें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. ये सब क्या है, 4 रोड ऑफ नेक्स एंड ऑल दोस थिंग, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा. सो यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, सो वैस्कुलर टिश्यू कैन बी सीन फर्स्ट टाइम इन द टेरिडोफाइट्स. ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पहले हम लोग ने एल्गेस देख लिया, ब्रायोफाइट्स देख लिया. उनको क्या माना था हम लोगों ने, नॉन वैस्कुलर माना था ना. तो अभी क्या है, ये वैस्कुलर टिश्यूज के नाम से पहचाना जा रहा है. मतलब यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट टाइम वैस्कुलर देखने मिलेगा, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है. ओके, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के बाद ठीक हम लोग को पढ़ना है जिम्नोस्पर्म, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, है कि नहीं. तो ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होगी काफी सारी. ओके, विद रिस्पेक्ट टू द वैस्कुलर टिश्यूज एंड ऑल. नाउ नोट करने वाली क्या बात है, see meiospores are formed inside the sporangia by the sporic meiosis which is responsible for giving rise to the spores. Okay, ये ध्यान रखना. Okay, leaves bearing sporangia will be called as a sporophyll. तो leaves के ऊपर normally आप लोगों को sporangias देखने मिलेंगे, तो उनको हम लोग normally कहते हैं sporophyll. Sporophylls यानी leaf containing the spores. इतना ध्यान रखना है तुम लोग को. Next, the spores may be similar. अगर एक एग्जैक्टली सेम दिखेंगे तो होमोस्पोरस मानेंगे, अगर अलग दिखेंगे तो हम लोग उसको हेटेरोस्पोरस मानेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर द एग्जांपल ऑफ द होमोस्पोरस. जैसे कि आप लोगों के सामने दो एग्जांपल तो मैंने रखे हैं, एक है टेरिस और दूसरा है एडिएंटम. ओके, एंड नाउ हेटेरोस्पोरस के दो एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखे हैं. मतलब हेटेरोस्पोरस का मतलब पहली बात तो ये समझ लो कि 2 टाइप्स ऑफ द स्पोर्स होते हैं, राइट. So microspores and the megaspore. Microspores are considered as a male spores and the megaspore are considered as a female spores. Okay. Now Selaginella, Salvinia and Marsilia. Okay. This will be considered as over here good examples for this heterosporous. Okay. Now microspores can be a small size spores also and megaspores can be the large size spores also. ये भी ऐसे करके भी differentiate कर सकते हो. Okay. तो देखेंगे ये सारी बातें यहाँ पे क्या होती है. ये रहा आपके सामने एंथेरोसेरस का डायग्राम, देख लो ये किस तरीके से दिखता है. पहली बात तो ये थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स है, ये मैंने बीच में इमेजेस आपके लिए रखे थे, तो ये बीच में आ चुके हैं. तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा टेरिडोफाइट साइड में रखे,
ये कुछ इमेजेस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। So this is how the Anthroceros look like। यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। ओके, द ग्रीन कलर का जो है वो थैलस है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, फिर हम लोग टेरिडोफाइट्स को डिस्क्राइब करेंगे। फाइन, तो अगर मैं इसका ड्राइंग दिखाऊं आप लोगों को ब्रायोफाइट्स में से एंथ्रोसेरोस का, सो सी हाउ द इलोंगेटेड स्पोरोफाइट लुक लाइक। ओके, एंड द थैलस बॉडी विल बी सीन which will be having a rhizoids like structures present over there। आप लोग दोनों चेक कर सकते हो, A thallus as well as the B thallus। ओके, दोनों देखो ठीक से। ओके, A thallus is a Anthroceros erectus bearing a sporophyte, whereas the Anthroceros labies bearing a dehiscent sporophyte। तो ये दोनों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, सो सी हाउ द नाइसली स्ट्रक्चर लुक लाइक। ये विद द स्पोरोफाइट्स है और यहाँ पे देखो ये खुल चुका है, तो dehiscence हो चुके हैं यहाँ से। ओके, spores has been already released। ओके, इसके अलावा और भी कुछ डायग्राम्स है जिनके साथ आप लोग फेमिलियर हो सकते हो। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एंथ्रोसेरस का पूरा सेक्शन है, ये एलएस है। ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज द एलएस ऑफ द एंथ्रोसेरस एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द टीएस ऑफ द एंथ्रोसेरस। ओके, मतलब कैसे निकालते हैं टीएस, हम लोग जब ऐसे चॉप करते हैं तभी टीएस निकालते हैं। इलेटर्स के बारे में मैं बात कर रहा था, विच इज अ ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, मार्केंशिया में मैंने बात की थी इसके बारे में। ओके, ये देखो आप लोगों के सामने मार्केंशिया का डायग्राम रखा है, ए प्लांट एंड द बी प्लांट। ओके, ए इज अ मेल प्लांट एंड द बी इज अ फीमेल प्लांट ओवर हियर। कैसे पता करते हैं फीमेल को, तो देख लो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे 9 रिसेप्टिकल्स आपको देखने मिलेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे होते हैं 8 रिसेप्टिकल्स। ओके, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। आई एम शोइंग अगेन, दिस स्ट्रक्चर विल बी ऑलमोस्ट हैविंग द 8 रिसेप्टिकल ओवर हियर, whereas this fellow will be having the 9 receptacles। ओके, ये ध्यान में रखना है, इसी के थ्रू आप लोग पहचान सकते हो। बाकी तो जिम्मा कप्स एंड ऑल ये तो सारी चीजें आपको पता ही है। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है तुम लोगों को, राइट। कितना अच्छा डायग्राम दिख रहा है, फ्रेश ग्रीन कलर है। ओके, यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लो। जब हम लोग उसका अगर पूरा एलएस लेंगे, सो दिस इज हाउ द एक्चुअल स्ट्रक्चर लुक लाइक। ओके, दिस इज अ मेल वन। ओके, मेल थैलस है। ओके, सी एंथ्रीडियल चेंबर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसके अंदर आप लोगों को देखने मिलेगा ऐसा स्वेलिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बाहर डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, सी हाउ नाइसली androcyte mother cells which will be giving rise to the okay, sperms and all those things will be seen, anthrozoa and all those things। Now see, this is a female gametophyte archegonia, right। venter canal cells देखो उल्टे होते हैं ना, लटकते हुए। see, venter is towards the opposite side and the neck is towards the down side, है कि नहीं। see, काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है ये डायग्राम। ये तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर इसको मैं एक इसमें से निकाल के अगर आप लोगों के सामने रख दूं, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। ओके, ध्यान देना, सी, है ना। सो दिस इज व्हाट द वेंटर इज, राइट। वेंटर वॉल के नाम से पहचाना जाता है। ओके, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, सी वेंटर कैनाल सेल्स। ये कंप्लीटली एक्चुअली ये जो बाजू से दिख रहा है ना आप लोगों को बाहर से, these are called as the neck cells। okay, and ventral canal cells will be 1 in number over here। okay, and जो नीचे बेस में एग है, एग जब स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तभी ये जो बीच वाले सेल्स है, ये सारे सेल्स को क्या होना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा। दे विल फॉर्म अ म्यूसिलेज, मैलिक एसिड फॉर्मेशंस विल बी सीन ओवर देयर। ओके, और वही म्यूसिलेज मेल के स्पर्म को अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे एंड द फर्टिलाइजेशन विल बी टेकिंग प्लेस इनटू द वेंटर। ओके, तो ये ऐसे करके आप लोगों को ये दो डायग्राम्स देखने मिल रहा है। फाइन, आई गेस दिस डायग्राम्स आर वेरी क्लियर टू यू। ओके, इमेजेस आर काफी इजी। ओके, तो यहाँ पे देख लो एंथ्रोसेरस का, अगर मैं आप लोगों को एंथ्रीडिया दिखाऊं, सी how the structure look like, this is how the mature sperm look like। okay, so ये कैसे dehiscence हो रहे हैं ये देखो आप लोग, liberated enterocytes। okay, see, okay, so काफी सारी चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को, राइट। थोड़ा सा ऐसा स्टॉक रहेगा and then there will be the jacketed capsule will be seen and अंदर उसके एंड्रोसाइट मदर सेल्स विल बी सेल which will be deployed in okay nature, और वही undergo meiosis to produce the spores and all। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी, राइट। आप लोग चाहिए तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ओके, लेट्स सी सम अनदर डायग्राम इज आल्सो देयर। दिस इज हाउ द फीमेल गैमेटोफाइट लुक लाइक। ऑलमोस्ट सेम है जो आप लोगों ने आपके ऊपर मार्केंशिया में देखा। ओके, सी, क्लियर है ये सारी बातें, नियरली सेम। ओके, नेक्स्ट
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो दिस इज हाउ द थैलस लुक लाइक। मार्किंशिया स्पोरोफाइट है ये, ओके, ध्यान देना, ठीक है। फुट, ओके, दिस इज अ फुट, देन देयर इज अ सीटा, एंड देन देयर इज अ कैलिप्ट्रा, ओके, सी, एंड देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ कैप्सूल। और ये जो लंबे लंबे ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस इज ओनली कॉल्ड एज अ इलेटर्स, ओके, सी, लॉट ऑफ elongated cells will be seen, और उसी के अंदर आप लोगों को सर्कुलर फॉर्म्स दिख रहे हैं, these are only the spores, okay, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। फाइन, सी, ऑलरेडी द थिंग्स आर लेबल्ड ओवर हियर। तो ये पूरा स्पोरोफाइट है जो कि आप लोगों को मार्केशिया में देखने मिलेगा, और ये जो बाहर की आउटर कवरिंग है, दिस विल बी कॉल्ड एज अ जैकेट। अगर मैं इसका थोड़ा सा जूमिंग कर दूं कम, तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, ओके। सी, दिस इज हाउ द कंप्लीट स्ट्रक्चर लुक लाइक, ओके, होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। चलो पहले के डायग्राम भी आप लोगों को दिखाता हूँ काफी क्लियरली। सी, दिस इज हाउ द डायग्राम्स लुक लाइक, ओके, ये भी देख लो आप लोग ठीक से, एंड इवन सी दिस डायग्राम्स आल्सो। सो काफी फेमिलियर हो चुके आप लोग मेल एंड द फीमेल थैलस के स्ट्रक्चर के साथ भी, एंड एंथ्रेडियम एंड आर्चिगोनिया के साथ भी, राइट। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और यही एंथ्रोथेरस में हम लोग बात कर रहे थे, और यही सारी बातें उसका मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम, ओके। एक में रप्चर हो चुका है और एक में ऐसे ही रखा हुआ है, ओके। सो these are the bryophytes which we had already discussed in our lectures, okay. Now coming to the pteridophyta, okay, तो हम लोग टेरिडोफाइटा को एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसके तरफ बढ़ जाते हैं। फाइन, सो हाउ द स्पर्म्स, since sperms are biflagellate or multiflagellated can be seen, they require an external supply of the water to reach the archegonia, okay, लेकिन इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ जाती है, okay. Coming to the next part, heteromorphic or heterologous alternation of generations can be seen in the life cycle, okay. Next, हैबिटेट की बात करें, सो ऑकर्स इन अ कूल, डैम्प, शेडी, सैंडी सॉइल्स एरिया। एग्जांपल आप लोगों के सामने है अजोला, सेल्विनिया एंड मार्सिलिया, लेकिन ये लोग जो है ये खास करके एक्वाटिक होते हैं, ध्यान रखना, ओके। अजोला आल्सो शोज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द राइस प्लांट्स, ओके, ये ध्यान में रखना, ओराइजल सटाइवा, ओके। अजोला शोज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द राइस प्लांट, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। सो दीज आर एक्वाटिक हैबिटेट दिखाते हैं। एग्जांपल यहाँ पे सिलाजिनेला, एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटियम, हम लोग ये भी सारे डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइटा में, ओके। इक्विसिटियम इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड एज अ हॉर्स टेल, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल्विनिया। तो क्या क्या चीजें आप लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले हैं, सिलाजिनेला, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटम which is commonly called as a horsetail, and the salvinia, okay. Now economic importance, यहाँ पे देख लो, अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यस मैंने पहले ही रख दिया है, क्योंकि बाद में जो हम लोग सारे एग्जांपल्स को डिस्क्राइब करेंगे तो उसके बाद टेंशन नहीं रहेगा आप लोगों को समझने के लिए, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द फूड, ओके। लाइक अदर प्लांट्स, टेरिडोफाइट constitute a good source of the food to animals, okay. Then sporocarpus of the marsilia, a water fern, yield a starch that is cooked and eaten by the certain tribals, okay. So marsilia can be eaten by the tribals also. Coming to the next, soil binding capacity. See, by their growth of the pteridophyte bind with the soil even along hill slopes, the soil is protected from the erosions. तो soil erosion में मदद करेगा, मतलब बचा के रखेगा, soil को बहने नहीं देगा, okay, पकड़ के रखेगा। Next, scoring, okay, scoring को ठीक से पढ़ लेना। यहाँ पे इक्विसिटम्स, सी, इक्विसिटम का जो स्टेम होता है have been used in scouring, what is this, cleaning of the utensils, okay, and polishing of the metals। इन जगहों पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं इक्विसिटम के स्टेम को, ओके। ऑल्सो कॉल्ड एज स्कोरिंग ब्रशेस, ओके। और एक खास बात है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं बोल रहा था तुम लोग को अजोला के बारे में, इट इज अ वाटर फर्न, हैज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम एनाबिना, ओके, अजोले, ओके, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। Now it is inoculated to the paddy fields to functions as a biofertilizers, already बोल रहा था paddy fields में मदद करता है, okay. Coming to the next part, medicines, and anthelmintic drug is obtained from the rhizomes of the Dryopteris, okay, which made a shield fern, इसी के वजह से उसको नाम भी मिला है male shield fern, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे with respect to the Dryopteris when we are going to discuss about that, okay.
ऑर्नामेंटल में यूज किया जाता है। बहुत सारे टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो नॉर्मली आप लोगों को शादी के समय में ऐसे बाहर गेट पे रखे हुए दिखने मिलेंगे, ऑर्नामेंटल देखने मिलेंगे। ओके, बिल्डिंग्स के कंपाउंड्स में देखने मिलते हैं, काफी सारी जगह पे एज ऑर्नामेंटल दे विल बी ग्रोन। ओके, सो ferns were are the examples in the ornamental category. Okay, they are having delicate and the graceful leaves. Because of this kind of thing, people like to see the ferns. Okay, coming to the next part, इसके अंदर हम लोग 4 क्लासेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड फिलिकोप्सिडा। ओके, तो सबसे पहले सिलोप्सिडा के बारे में बात करते हैं, which is also called as the silophytes. These are See, most primitive vascular plants माना जाता है। Roots are absent in this, okay? लेकिन rhizoids आपको देखने मिलेंगे। Okay? Stem is dichotomously branched. Dichotomously मतलब हमेशा ऐसे दो parts में divide होंगे, ये ध्यान रखना है। Okay? This is how the stems will be seen, and branch है has two parts. एक होता है aerial और एक होता है rhizomatous. Okay? So aerial stems are green in color and photosynthetic, but obviously बात है green है तो photosynthetic करेगा। Leaves may be present or absent. Okay, sporangia developed over the aerial stem either terminally or axillary, मतलब या तो साइड से देखने मिलेंगे या तो ऊपर से देखने मिलेंगे, एकदम टिप पोर्शन पे। ओके, नेक्स्ट, टू प्रिमिटिव फॉर्म्स फाउंड इन द फॉसिल स्टेट, जैसे कि कुक्सोनिया, जिसको हम लोग सिलेरिन के नाम से भी कहते हैं, एंड राइनिया डिवोनियन के नाम से कहते हैं। ओके, ये दोनों एग्जांपल्स है, ध्यान रखना ठीक से, कुक्सोनिया एंड द राइनिया, these are considered as a fossil state. Okay, next, the living form are Coelotum and Temipertus. Okay, ये आप लोगों को याद रखना है। Both are called as a living fossil. तो दो तरीके की कैटेगरी है यहाँ पे एग्जांपल्स में, एक है डेड फॉसिल्स, एक होता है लिविंग फॉसिल्स। दोनों के एग्जांपल्स आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, कुक्सोनिया एंड राइनिया, दीज आर डेड फॉसिल्स एंड द लिविंग वन इज अ सिलोटम। ओके, जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाइकोप्सिडा को लेके, जहाँ पे इट इज कॉल्ड एज अ कॉमनली लाइकोपोड्स। ओके, लाइकोपोडियम भी इसमें एग्जांपल आ ही जाता है। लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लाइकोप्सिडा में। Okay, so primitive vascular plants, okay, which have the differentiation of the roots, stems and leaves, मतलब properly differentiate हुआ है। Okay, leaves are microphyls, okay, या फिर microphyllus के नाम से भी पहचानते हैं, that is do not produces a leaf gap in vascular strand of the stem. Sporophylls form a sporangioferous spikes or the strobili. तो ये सारी चीजें कैसे होगी हम लोग अभी देखेंगे डायग्राम में, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, sporangia developed either axially or adaxially. Now branches, see dichotomous और the pseudo dichotomous आपको देखने मिलेगा, एग्जाम्पल लाइकोपोडियम एंड सिलाजिनेला। ओके, तो सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं सिलाजिनेला को। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ क्लब मॉस, ओके, स्पाइक मॉस, ये दो नाम मिले हैं सिलाजिनेला को। देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करनी है। इट इज अ trailing, hanging or erect evergreen lycopod. Some seasons which are dry helps to form a brown color balls in some species called as a capitose habitat, okay, which may get uprooted and dispersed, okay, and they turn green with the availability of the water. Such species are called as a resurrection plants. Okay, example सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं संजीवनी बूटी, एंड द सिलाजिनेला लिपिडोफाइला, these are the two examples which can be seen in this category. Okay, next, stem is dichotomously branched in erect and hanging species. Okay, जहां पे एग्जांपल आप लोगों को देखने मिल रहा है सिलाजिनेला, सिलाजिनेला लॉइड्स। ओके, लेकिन इतने सारे आप लोगों को कॉमनली ये जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स जो आपको दिख रहे हैं ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ओनली दे विल बी आस्क्ड अबाउट द सिलाजिनेला एंड द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ओके, एक बार ये समझ लोगे तो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। ओके, इट इज अ मोनोपोडियल एंड द सूडो डाइकोटोमस इन ट्रेलिंग फॉर्म्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल है सिलाजिनेला कैरियोकॉलस। ओके, ईच वन बियर्स अ स्मॉल स्केल कॉल्ड ligule on the basal adaxial surface. Because of it, the leaves of the Silaginella are called ligulate. Okay. Next, the leaves are isophilous and spirally arranged. ये आप लोगों को देखने का मिलेगा Silaginelloids. Okay. Next, roots are adventitious
positively geotropic structures which are called as the rhizospores and develop from the base of the stem. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन, तो किस तरीके से देखने मिलेंगे? फ्रेगमेंटेशन, फ्लैशी बर्ड्स जिसको हम लोग बबल्स के नाम से भी कहते हैं, एंड द ट्यूबर्स। तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी चीजें आप लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट याद रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू द सिलाजिनेला। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप लोगों को 3 तरीके से याद रखना है। वन इज कॉल्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन, फ्लैशी बर्ड्स एंड द ट्यूबर्स। ओके, दैट इज माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। हेटेरोस्पोरस में चले जाता है सिलाजिनेला, ये हम लोगों ने देखा है, राइट? तो 2 तरीके के स्पोर्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। वन इज अ माइक्रोस्पोर एंड अदर इज अ मेगास्पोर। Their sporophylls are aggregated at the tips of the stem branches to form a strobili and sporangiferous spike will be seen. Now, sporangia developed at the axil of the sporophylls. ये आप लोगों को ध्यान रखना है। Megasporangia are larger, therefore it is a haploid structure. 1 to 4 in numbers can be seen. And microspores जो रहते हैं ये आपको ज्यादा numbers में देखने मिल सकते हैं, राइट? तो ये रहा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका। देख लो काफी सारा ब्रांच है। ओके, थोड़ा सा राइजोइड्स आप लोगों को यहाँ से इंटरमीडिएट में देखने मिलेंगे जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द सी द मेन स्टेम, इट इज अ डाइकोटोमसली ब्रांच। हर जगह पे देख लो आप लोग ठीक से, सी तो देखने मिल रहा है आपको, काफी सारा ब्रांचिंग है ही, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी हाउ द लीव्स आर अरेंज ओवर हियर थ्रू आउट द ब्रांच। आपको मतलब मेन एक्सिस पे भी आप लोगों को स्टेम देखो यहाँ पे इतना ही है, बाकी जो पूरा है वो पूरा लीफ से ही बना हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ द हैबिटेट लुक लाइक। ये रहे उसके अंदर के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप लोगों को समझना है। क्या लिखा है? सिलाजिनेला। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, सी व्हाट आर द थिंग्स विल बी विजिबल ओवर हियर। सी मेगास्पोर टेट्राड्स आपको देखने मिलेंगे। ओके, तो एक मेगास्पोर तो ऐसे रहेगा विद द न्यूक्लियस, दैट इज ओनली द एग। ओके, तो ये यहाँ पे आप लोगों को आर्चिगोनियम देखने मिलेगा, डिवाइडेड oospores एंड ऑल दोस सारी चीजें, एंड एम्ब्रियो वगैरह। ओके, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। डोंट वरी अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ये तो मैंने रैंडम ओरिजिनल फॉर्म का स्ट्रक्चर दिखाया है। जब हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इन शॉर्ट आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। तो यहाँ पे देख लो मेल गैमेटोफाइट के स्टेजेस है, कोई नहीं पूछने वाला है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस कि ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे कैसे दिखती है। ओके, सी स्पोर वॉल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, एंट्रीडियल सेल्स, देन टेट्राड फॉर्मेशन। ओके, दीज आर द स्पर्मेटोजोइड्स। और ये एक अगर मैं बाहर निकालूं तो ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है। ओके, डोंट वरी, मेरे पास एक अच्छे डायग्राम्स है, सो आई विल बी शोइंग दैट वन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। हम लोग स्ट्रोबुलस जो बोल रहे हैं ना, सी दिस इज हाउ दे ऑल एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म द स्ट्रोबुलस। दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, एंड दिस इज द सी माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर। ओके, मैच्योर मेगास्पोरेंजियम देख लो, एक को अगर मैं बाहर निकालूं तो कैसे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सी क्लियर हो गया? सो लिग्यूलेट बोल रहे थे ना हम लोग, सो सी दिस इज हाउ द बाहर से थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिलता है, दिस इज व्हाट द लिग्यूलेट। ओके, देखो यहाँ पे भी है, आप लोग यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सारे जितने भी टर्म्स मैंने ऊपर यूज किए हैं वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दैट इजी टू अंडरस्टैंड, एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, so microspores are smaller and produce the haploid microspores in larger number. Okay, तो बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। नेक्स्ट, स्पिनोक्सिडा विच इज कॉमनली कॉल्ड एज अ हॉस्टेल, जहाँ पे हमको इक्विसिटम एज एग्जांपल पढ़ना ही है। क्यों पढ़ा रहा हूँ इतना ज्यादा? क्योंकि ये आप लोगों के एनसीईआरटी के सिलेबस में है। ओके, तो ध्यान रखना। The stem is jointed and ribbed with the leaves and the branches borne in whorls. Okay, ये ध्यान रखना है। Sporangia developed on the sporangiophore. Okay, aggregates in the terminal stubule. Plants are homosporous and spermatozoites are multiflagellates. Okay, now living genus जो होता है ये इक्विसिटम है, लिविंग फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे लिखा है लिविंग जीनस। ओके, कॉमनली कॉल्ड एज अ हॉस्टेल या फिर स्कोरिंग रश, क्योंकि हम लोगों को यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने में यूज किया जा सकता है। ओके, the plant body is differentiated into the stem, leaves and the roots. Height is almost few centimeter to meters. Okay, stem has the two components, one is called as a rhizome and other is called as the upright aerial branches. Okay, these are jointed form and internodal possesses longitudinal ridges and the ribs and hollow interiors. Nodes possesses, see nodes are possessing a wall of the scale leaves and the branches. Photosynthesis by the
green aerial stem, intercalary meristem occur above the nodes. In rhizomes, some of the branches like primordia develops into the tubers. Okay, example यहाँ पे दिया हुआ है Equisetum avernens. Okay, next, due to the presence of intercalary meristem, internode can be easily pulled out as a pipe. Coming to the next part, adventitious root developed in the whorls over the nodes of the rhizomes, and the xylem has the xylem vessels. तो ये आप लोगों को यहाँ पे खास बात याद रखनी है with respect to the Equisetum. Okay, so xylem has the xylem vessels over here. Now the aerial branches which develops a terminal strobili. Okay, terminal strobili occur only on the fertile branches which are brown in color. Okay, and the green branches are sterile in nature. They do not play any role with respect to the fertilizations and all those things. So let's start with the next class, that is a Pteropsida. It is commonly called as a ferns. तो अभी ferns होते क्या है, आप लोग ऑलरेडी इन सारी चीजों के साथ फेमिलियर हो, आप लोगों ने देखे भी है. अभी थोड़ा सा इनको आप डिस्क्राइब कर लेंगे तो आप लोगों के इमेजेस क्लियर होने लगेंगी. ठीक है, द मोस्ट conspicuous यहाँ पे the pteridophytes are the ferns. Okay, very special. Okay, the ferns are pteridophytes that bears the sporangia in sori on the leaves, which show the sarcinate tysics in young condition. Okay, अब ये क्या होता है, ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होने वाली है. The stem is underground rhizome in most of the ferns, where some are primitive ferns above the ground. Okay, which shows the tree-like habitat, and those tree-like habitat will be called as a tree ferns. Okay, जहाँ पे मैंने दो examples दे के रखे हैं, sorry, हाँ दो examples है तुम्हारे सामने, Cythe and Silosium. Okay, they reach up to the maximum height 20 meters long. Okay, तो ये दो Cythe and the Silosiums are the tree-like habitat showing. Now ये रहा आपके सामने एक अच्छा वाला example, एक अच्छा वाला image बोल सकते हो, जिससे आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हो. Okay, see over here how the diagram has been given to you. Okay, this is how the Equisetum look like. Okay, the morphological structure देखो, there is an appearance of the rhizomes. Okay, root like structures will be same, sterile stem will be seen. और देखो स्ट्रोबुलस कैसे डेवलप्ड हुए हैं यहाँ पे, है कि नहीं, आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है अभी डायग्राम, है कि नहीं. सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे अगर मैं स्ट्रोबुलस के बारे में बात करूँ तो सी एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखाया है ये आप लोगों के सामने. ओके, दिस इज ओनली कॉल्ड एज अ फर्टाइल स्टेम. And now from this sporangiophore you will able to get some spores. Okay, now this, other than spores, you will able to see the elaters also released out. Okay, लेकिन सबसे ज्यादा important क्या है, तो spores develop to form a gametophyte. Okay, and what is the speciality of the gametophyte? See, this is a female gametophyte, this is a male gametophyte. Okay, and female will be showing the archegonium and the male will be showing the antheridium. और जब male will release the sperm that will be reaching towards the female gametophyte. Okay, तभी क्या हो जाएगा, zygote formation will be taking place into the zygote. Means zygote formation will be taking place into the venter. Okay, venter in the base. Okay, जहाँ पे egg present रहता है, and then the zygote will be developed. See, the new gametophyte, or you can say there is a development of the young sporophyte on the gametophyte. तो sporophyte जो होते हैं indirectly बोल सकते हो या फिर directly बोल सकते हो, they can take the nourishment from the gametophytes. Okay, and बाकी सारा structure तो same ही है. See, है ना. So this is how the life cycle of the Equisetum has been shown in front of you. Okay, now let's see about the details of Pteropsida, that is the ferns, in most of the cases. Okay, जैसे कि they have the leaves which are large and called as fronds. Okay, see, leaves are large and are called as a fronds. Leaves may be simple or pinnately compound. The pinnately compound leaf, the lamina, is divided laterally into leaflets. Okay, it may be unipinnate. One pinnate leaflet bonds directly on the rachis, which is a continuation of the petiole. Okay,
अभी ये क्या होता है यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अभी पहले इसके लिए आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे बना के दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के सामने व्हाइट स्क्रीन, फाइन। तो लेट्स ड्रॉ समथिंग ओवर हियर। मान लो दिस इज हाउ द मिड ड्रिप, ओके, एंड दिस इज व्हाट द लैमिना लुक लाइक, ओके। सो दिस इज व्हाट द लैमिना इज, इसको मैं एल लिख देता हूँ, एल स्टैंड फॉर लैमिना ओवर हियर, ओके। एंड दिस इज व्हाट द एक्चुअली मिड ड्रिप, तो एम आर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एम आर यानी मिड ड्रिप। एंड व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर, सो दिस इज व्हाट द पेट्यूल, दैट इज द बेस ऑफ द लीफ, ओके। पेट्यूल यहाँ पे बना दिए, और स्टॉक ऑफ द लीफ यू कैन से। अभी ये तो हो गया सिंपल लीफ। कैसे पता चलता है ये सिंपल लीफ है? ये जो लैमिना है ये पूरा अवेलेबल है ना, देखने के लिए मिल रहा है, पूरा देखने के लिए मिल रहा है। क्या इस फॉर्म का लैमिना देखने मिल रहा है क्या? मैं अभी आप लोगों को एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसी के ऊपर थोड़ा सा कलर चेंज करके। तो क्या ये लैमिना ऐसा है क्या? ये इधर से ऐसा ब्रोकन हुआ वाला है ना, या फिर ये ऐसे ऐसे काइंड के लीफ देखने मिल रहे हैं क्या? अगर ऐसे काइंड के लीफ होते तो हम लोग इसको कंपाउंड लीफ के नाम से कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारे सामने, ओके, लीफ, ओके। ऐसे टाइप के जो लीव्स होते हैं इसको कहते हैं पिन्नेट लीव्स, ओके। आप लोगों ने ये सारे प्लांट्स में नॉर्मली देखे ही है। सो दिस इज व्हाट द पिन्नेट लीव्स लुक लाइक। अभी ये कैसे पता है कि ये पिन्नेट है, यूनिपिन्नेट है, बाइपिन्नेट है, ट्राइपिन्नेट है करके? तो अगर मैं यहाँ पे एक और कलर लेके आप लोगों को डिफरेंशिएट कर पाऊँ तो ध्यान देना ठीक से, ओके। लेट्स डिफरेंशिएट दिस वन नाउ। सी, सपोज द लैमिना पूरा मिडरिप तक जा रहा है, मतलब जो हम लोग डिप्रेशन की बात कर रहे हैं वो पूरा मिडरिप तक जाके ऐसे यहाँ पे लीफ को डिवाइड कर रहे हैं, फाइन। एक यहाँ पे दिख रहा है डिप्रेशन, यहाँ पे टिल द मिडरिप पोर्शन, एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, फाइन। लेकिन ये तो ऐसे यहाँ पे भी जा रहा है और ये यहाँ से भी जा रहा है, क्लियर हो रहा है? तो आपका जो पूरा लैमिना है ये अभी छोटे छोटे हिस्सों में बट गया है, बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं को एक्चुअली, ये जो लीफ, ये जो होते हैं ना छोटे छोटे लीव्स, इनको हम लोग लीफलेट के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लीफलेट, ओके। तो छोटे छोटे लीव्स होते हैं तो इनको लीफलेट्स के नाम से कहते हैं। नाउ दिस डिप्रेशन हैज टेकन प्लेस, ओके। एक ही बार हुआ है ना, ये एक ही बार इंसिशन हुआ है। एक्चुअली इसको वर्ड यूज किया जाता है इंसिशन, ओके। यहाँ पे लेबल कर देते हैं, इंसिशन टेकन प्लेस ओनली फॉर वन टाइम। अगर वन टाइम इंसिशन हुआ, देखो ना कैसे पता चलता है वन टाइम इंसिशन हुआ है करके, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सी दिस वन ओनली, दिस इज व्हाट द इंसिशन, ओके। ये जो गैप है इसी के थ्रू ये लीफलेट के फॉर्मेशन हुए, तो ये सिंगल इंसिशन है, ओके। तो ये यूनिपिनेट हो गया। when there is only a incision लेकिन a single time then it is called as a unipinnate leaf, okay। अभी मान लेते हैं ये जो मिडरिप है, अब इसका नाम भी बदल चुका है। अब ये जो मिडरिप होता है इसको मिडरिप के नाम से नहीं कहेंगे, तो इसको हम लोग रैचिस वर्ड यूज करते हैं, RACHIS, ओके। क्या वर्ड यूज करेंगे? रैचिस वर्ड यूज करेंगे। अभी मान लेते हैं ये एक यूनिपिनेट लीफ हो गया, ओके। अब नाउ इंसिशन हैज टेकन प्लेस ऐसे, बात समझ में आ रही है? अगर इंसिशन इस तरीके से हुआ, ऑलरेडी सी दिस इज द यूनिपिनेट एग्जांपल, अगर मैं ये डायग्राम ऐसे रख दूं तो ये यूनिपिनेट का एग्जांपल होगा। लेकिन अभी बात चल रही है सेकंड इंसिशन, तो सेकंड इंसिशन हो जाएगा तो हमारे लीफलेट कैसे बनेंगे? और लीफलेट्स बनेंगे ना हमारे, सी। तो ये ऐसे दिखेंगे, बात समझ में आ रही है? तो ये सारे, ये पूरा लैमिना इसका ऐसे हो जाएगा कन्वर्ट, क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये ऐसे आपको टर्म्स देखने मिलेंगे। दिस इज व्हाट द सेकेंडरी इंसिशन, बात समझ में आ रही है? सो बाइपिनेट हो गया। अगर मैं ट्राइपिनेट की बात करूं तो कैसे दिखाना पड़ेगा, ये देख लो। ये ऐसे था बड़ा सा लैमिना, और ये तुम्हारा सेकेंडरी इंसिशन हुआ ऐसे, बात समझ में आ रही है ना? दिस इज माय सेकेंड इंसिशन। अगर इसी के ऊपर मुझे तीसरा इंसिशन दिखाना है तो कैसे दिखा सकता हूँ? अब तुम लोग समझ गए अब ये कैसे दिखने वाला है, ओके। फिर भी ड्राइंग बना के दे देता हूँ तुम लोगों को, सो दैट थिंग्स विल बी क्लियर ओवर हियर। तो ये मान लो इसका ये जो मिड रिप जैसा पोर्शन है, ओके, तो ये ऐसे दिखेंगे इंसिशंस, क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? तो लीफलेट्स कैसे बनेंगे? अब ऐसे लीफलेट्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीफलेट वर्ड यूज करते हैं वो यहाँ पे हो जाएगा पिन्यूल्स के नाम से पहचाना जाएगा, और यहाँ पे थर्ड इंसिशन में इसको कहा जाएगा पिन्यूल्स, ओके। क्या बोला जाएगा? पिन्यूल्स एंड पिन्यूल्स, ओके। PINNULES, पिन्यूल्स। एंड यहाँ पे PINNULES, ओके, पिन्यूल्स के नाम से पहचाना जाएगा।
लेकिन ये ऊपर वाले केस में रैचिस के नाम से पहचाना जाता है। जब सेकंड इंसिशन हो जाएगा तो इसको रैचिले के नाम से कहते हैं। ओके, सो रैचिले विल बी वर्ड यूज्ड ओवर हियर आल्सो, तो ये बात ध्यान रखना। तो रैचिस, रैचिला और रैचिले वर्ड यूज किया जाता है मिडरिप के लिए, लेकिन एक्चुअली वो मिडरिप नहीं है, बिकॉज दिस इज अ यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट टाइप ऑफ लीव्स। ओके, तो ये याद रखना। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्राइटेरिया वेरी क्लियरली। तो अभी चलते हैं हमारे अगले पीडीएफ के ऊपर। ओके, तो आप लोगों को और देखने मिलेगा आगे क्या क्या सिनेरियोस आते हैं। तो देखो, इन पिनेटली कंपाउंड लीफ द लैमिना इज डिवाइडेड लैटरली इनटू द लीफलेट्स। ओके, इट मे बी यूनिपिनेट, मींस वंस द पिनेट लीफलेट bonds directly on the rachis, which is a continuation of the petiole. Okay, what is nothing but midrib? Midrib is nothing but a continuation of the petiole. अब midrib का हो गया, because of the one incision it has been converted into unipinnate leaf, which is nothing but again the continuation of the petiole, जिसको हम लोग ने वर्ड यूज किया है rachis. Okay, so बाइपिनेट हो जाएगा तो आप तुम समझ गए, twice the pinnate. Okay, leaflet bonds on the primary branches of the rachis. Okay, और ट्राइपिनेट हुआ तो thrice the pinnate leaflet bonds on the tertiary axis or the secondary branches of the rachis. इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। Now leaves are there, leaflets show open furcate venations in which the veins branch dichotomously without forming interconnections. Okay, next, another younger part of the stem, young leaves, petioles and the rachis of the mature leaves possesses hairs or the scales called as the ramenta. Ramenta protect them from the mechanical injury and desiccations. Okay, क्या होता है ये ramenta and all, मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, so don't worry about those things. It is nothing but the scaly leaves which are seen on the branches. Okay, in the seen on the stems also. See, the gametophyte is a thalloid and called as a prothallus. Prothallus is a term which is used for free living gametophyte having both the sex organs. Okay, see, it develops a young sporophytic plant body from inside the female sex organ. So क्योंकि sperms moving from the male gametophyte to the female gametophyte, and the female gametophyte only going to give rise to the sporophyte formations. Okay, the life cycle is a regular alternation of its dominant sporophyte and inconspicuous gametophyte. Okay, this is called as a heterologous or heteromorphic alternation of generations. क्लियर हो जाएगा, जब हम लोग समरी में घुसेंगे तभी आप लोगों को और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फर्न्स है जिसको हम लोग डिटेल में बात करनी है, जैसे कि एडिएंटम, ओके, जिसको कहते हैं मेडन हेयर फर्न्स, एंड ड्राफ्टेरिस मेल शील्ड फर्न के नाम से कहते हैं। ऑलरेडी ये वर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, दीज आर कॉमन फर्न्स। तो अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। हैबिटेट जो होता है ये आप लोगों को मॉइस्ट सेडी प्लेसेस इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन्स में देखने मिलेंगे। एडीएम जो होता है, एडिएंटम, जो कि आपको ओल्ड वेल्स के वॉल्स पे भी देखने मिलेंगे। नॉर्मली आज के रेनी सीजन में आप लोगों को ये वॉल्स पे देखने मिलते ही है। ओके, काफी पुरानी वॉल वगैरह होगी तो वहां पे ये आराम से ग्रो हुए दिख जाएंगे। ओके, नाउ हैव वैस्कुलर टिश्यूज differentiated into the stem, leaves and the roots. Roots are having adventitious. Okay, roots are adventitious in nature. Stem will be underground rhizome. Okay, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, very compulsory example. Okay, large aerial leaves or the fronds developed acropitally. Acropital यानी क्या? Suppose this is the main stem, so one over here, one over here. जैसे conifers formed होते हैं ना, उसी को कहते हैं acropital formations. Okay, in spiral form and the upper surface of the rhizomes. Okay, next. Petioles are shiny, smooth, and blackish in ediantum. Hence, the name has been given. Okay, maiden hair ferns. Leaf base has adventitious bud in case of the Dryopteris. Okay. Next, lamina is a pinnately divided. अभी ये सारी बातें क्या है ये हम लोग already discuss कर चुके हैं. What is pinnately, bipinnately, tripinnately, and all those things. Okay. So bipinnate in Dryopteris, unipinnate in ediantum. Okay. Chordatum is one of the species of the ediantum. Venations is furcate or dichotomously divided. Okay, the Dryopteris leaflets receives a single midrib which give rise to a lateral veins showing the dichotomous divisions. In ediantum, the leaf receives a number of veins which spread like a fan, dividing dichotomously in the way. Okay, क्या होता है, सारे structures available है, don't worry, just wait for the image to come. The young leaves, young parts of the rhizomes, petioles and the rachis of the mature leaf are covered by over the brown or the black scales. ओके, विच इज कॉल्ड एज अ ramenta. ये ramenta वर्ड फिर से आ चुका है, तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके,
तो ये बेटर है, ये सारी बातों को अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो टाइम निकल जा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ आप लोगों को, जहाँ पे मैं ये सोराय विराय के बारे में बात करेंगे। ओके, थोड़ा सा समरी में लेके जाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ओके, ड्राफ्ट टेरिस सोराय डेवलप्ड इनटू द टू सोरस, ओके, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड रिब। हाँ, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। हम लोग जब सोराई के बारे में बात करेंगे तो इतना ध्यान रखना कि मिड रिब के साइड बाय साइड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सोराइस। ओके, ये कैसे दिखेंगे, जैसे मैंने अभी ड्राइंग किया है ये इसी की तरह दिखते हैं। बहुत अच्छा फोटो है मेरे पास, जस्ट गिव मी अ मिनट टू शो यू दैट। ओके, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो जस्ट वन एक बार गो थ्रू कर लेना यहाँ पे। बाकी सारी ये जो डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स डिवाइड मेयोटिकली टू प्रोड्यूस द हैप्लॉयड स्पोर्स, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, ये जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट है, यू जस्ट गो थ्रू दिस, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, रीड करने से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, व्हाट इज दिस प्रोथैलस एंड ऑल दोस थिंग्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब डायग्राम पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सैल्विनिया दिया हुआ है। व्हाट इज सैल्विनिया? इट इज एक्वाटिक फर्न कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ Kashmir. Okay. Now the plant bodies consist of the floating stem bearing a two rows of the large green hairy leaves on the upper surface of the highly branched leaf. Okay. Roots on the lower surface आपको देखने मिलेंगे. The roots will be also showing some sporocarps which are symphoidally present. Okay. मतलब गोल गोल आपको round round like structures दिखने मिलेंगे. They are heterosporous. Okay. Those only sporangia which will be having the spores present in that. क्या होता है, कैसे होता है, ये रहे डायग्राम तुम्हारे सामने जिसके लिए तुम लोग काफी देर से वेट कर रहे हो। ओके, सो ये देख लो यहाँ पे, है ना। सो दिस इज हाउ द फर्न्स लुक लाइक। क्लियर हो रही है बातें? तो ये फर्न्स के अपोजिट साइड में आप लोगों को ऐसे सोराइस देखने मिलेंगे। अगर इनका टीएस ले ले हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग मैं पूरा इसको चॉप कर दूं मान लो। ओके, इफ आई चॉप लाइक दिस कंप्लीटली, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। ओके, बात समझ में आ रही है? अगर एक को मैं बाहर ले लूं तो ये डायग्राम ऐसे आप लोगों के सामने दिखता है। ओके, द मेल पार्ट, फाइन, एंड दिस इज व्हाट द थैलस। ओके, प्रोथैलस, क्या कहते हैं इसको? प्रोथैलस। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को आर्चिगोनियस देखने मिल रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को मेल गैमेटोफाइट देखने मिल रहा है, एंथ्रीडियम। ओके, एंड दिस इज हाउ द व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, द स्पर्म इज रीचिंग टू द फीमेल, है ना, फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, तो मेल से निकल के फीमेल्स में एंटर करने वाला है और यहाँ पे एक के साथ फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन के बाद ही आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया ग्रो होते हुए दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोथैलस है ये आप लोगों को यहाँ पे काफी अच्छे से दिखाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, स्पोर्स कैन ऑल्सो जर्मिनेट डायरेक्टली टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये देख लो ठीक से। ये देख लो पूरा सा लाइफ साइकिल पड़ा हुआ है आप लोगों के सामने, ये ड्राइव टेरिस के साथ मैच खाता है। ओके, सेम थिंग है, सी, ये अभी हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे। दिस इज द टीएस ऑफ द लीफ कंप्लीटली। ओके, मियोसिस हुआ एंड स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, दो स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, यंग गैमेटोफाइट डेवलप होने लगा और गैमेटोफाइट के ऊपर ही आप लोगों को ऊपर फीमेल एंड नीचे मेल गैमेटोफाइट देखने मिलेंगे। ओके, सी लिखा है ना यहाँ पे मेल एंथ्रीडियम, और यहाँ पे देखो मैच्योर गैमेटोफाइट प्रोथैलस के बाजू में यहाँ पे लिखा होगा। ओके, द फीमेल आर्चिगोनियम। ओके, सी द स्ट्रक्चर हैज लेबल्ड ओवर हियर, ये देखो यहाँ पे लेबल किया है, सॉरी, दिस इज हाउ इट हैज बीन लेबल्ड ओवर हियर। ओके, आर्चिगोनिया। So this is how the sperm is released. It has reaches to the venter. Venter में zygote formation हुआ, and zygote will be developed into the young embryo. Okay, which will be going to give rise to the this kind of structure. Okay, and from them only the gametophyte will be developed. So this is how the cycle has been taking place. Okay, ये देख लो एक्चुअल फोटोग्राफ किया हुआ है। Okay, nice. So the leaf विच शोइंग द स्पोरोफिल्स प्रेजेंट, मतलब स्पोर्स प्रेजेंट ओवर देयर। तो ऐसे लीफ के ऊपर जब सोराई देखने मिलती है तो हम लोग उसको स्पोरोफिल के नाम से कहते हैं। ओके, ऐसे ही दिखा देते हैं ऊपर, है कि नहीं? दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी वी हैड डिस्क्राइब। ओके, ये देखो ड्राइव टेरिस।
ओके, हाउ द ड्रायोप्टेरिस लुक लाइक। ये दिख रहा है आप लोगों को ब्राउन ब्राउन कलर्स यहाँ पे, तो दिस आर नथिंग बट द स्केल्स। देखो आपको लीफ के रैचेस के ऊपर भी देखने मिलेंगे, दिस आर सी पिन्नेट यूनिपिन्नेट लीव्स है ये। ओके, बात समझ में आ रही है? सी, आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। और ये रहा रैचेस मतलब मिडरिम यहाँ पे बीच में, और दोनों साइड्स में आपको सोराइज देखने मिलेंगे। सो दिस इज हाउ द ओरिजिनल फिगर लुक लाइक। मजा आ रहा है देख के एकदम, राइट? yes, तो यही सारी बातें हैं। अगेन द सेम साइकिल आई हैव गिवन टू यू हियर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। ओके, दिस इज द ड्रायोप्टेरिस फर्न्स। ओके, डायग्राम है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे नीचे ये है आपके सामने साल्विनिया। ओके, सो देख लो लीफ कैसे है, तो ऊपर के साइड में आपको लीफ देखने मिल रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे जो है रूट्स है, राइजोइड्स है, और जिसके ऊपर आपको सोराइज देखने मिलेंगे। ओके, तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पे गोल गोल राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने मिलेंगे रूट्स के ऊपर। ओके, तो दिस इज हाउ द साल्विनिया लुक लाइक। तो ये जो अभी यहाँ पे टेरिडोफाइट जो लिख के आया है, दिस इज एन ओवरऑल इंट्रोडक्शन, और यू कैन से जस्ट अ समरी टाइप फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेस्ट वे फ्रॉम दिस टेक्निक। ओके, तो ये भी आप लोगों के सामने रख देता हूँ, एक समरी है छोटा सा। See, these are non-flowering plants. Reproduction by the spore formation found in the moist and the shady place. For fertilization, water is required. Okay, these are the first true terrestrial land plants. Okay, vascular tissues यहाँ पे देखने मिलते हैं, जैसे कि xylem and phloems. They also knows the reptiles of the plant kingdom and shows the alternation of generation. यानी sporophyte give rise to the gametophyte and gametophyte can give rise to the स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है यहाँ पे मोर डोमिनेंट होता है, डिप्लॉयड होता है, इतना याद रखना। गैमेटोफाइट जो होता है लेस डोमिनेंट होता है, इनकॉन्स्पिशियस, ओके, हैप्लॉइड इन नेचर। ना स्पोरोफाइट आप लोगों को दो तरीके से देखने मिल रहे हैं, जैसे कि लीफ के अगर स्पोर प्रेजेंट हुए तो स्पोरोफिल कहते हैं, जैसे कि हम लोग ऊपर देख रहे थे ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएंटम में। ओके, एंड अगर ऐसे आप लोगों को कौन शेप देखने मिलेगा तो स्ट्रबिलस के नाम से पहचाना जाएगा, जहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे सिलाजिनेला। ओके, नाउ सी, if the leaf are small, then the microsporophyll, example Silaginella. If leaf are bigger in size, okay, example आ जाएगा ferns, जिसको हम लोग कहते हैं microsporophyll। तो ये सारा समरी आप लोगों को काफी मदद करेगा समझने के लिए। Gametophyte, it is a green, perform photosynthesis, heart-shaped structure called as a prothallus, whereas the male and the female sex organs are present, but these are present on the ventral side. Okay, ये ध्यान रखना prothallus के। Okay, so see, this is how the scenario will be taking place. Sporophyte undergo meiosis, produce the spores. Spores are haploid in nature, germinate into the prothallus. अब ये प्रोथैलस के ऊपर आप लोगों को गैमेटोफाइट कंडीशंस देखने मिलेगी, जो कि मेल गैमेटोफाइट विल गिव राइज टू द स्पर्म एंड द फीमेल गैमेटोफाइट विल गिव राइज टू द एग। दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, विंटर में हमको पता है ज़ाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, और वही आगे जाके हमको स्पोरोफाइट बना के देगा। तो आई होप तुम लोग अभी ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि ये सारे एक्सप्लेनेशन काफी शॉर्ट में है, समरी है, तो आप लोगों को जल्दी क्लियर हो रहा होगा, राइट? तो स्पोरोफाइट ऑफ द टेरिडोफाइट एग्जांपल फर्न्स की बात करें तो सी, ये रहा तुम्हारे सामने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये रहे स्केल्स, जिसको रामेंटा के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स देखने मिलेंगे, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है उसके ऊपर, ओके, जिसको हम लोग राइजोम के नाम से कहते हैं। ओके, जो ये लीफ होता है जिसको फ्रॉन्ट कहते हैं, एंड दिस इज व्हाट द लीफलेट विल बी सीन ओवर हियर, यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। ओके, नाउ अगर अंडर साइड में देखूं लीफ के, तो मुझे सोराइज देखने मिलते हैं। ओके, अगर मैं इसका सेक्शन ले लूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, जिसको हम लोग सी स्पोरेंजियम विल बी सीन एंड द इंडोशियम विल बी सीन ओवर हियर। ओके, नाउ अदर देन दिस, अगर मैं एक डायग्राम को बाहर लेके निकालूं तो दिस इज हाउ द डायग्राम एक्चुअली लुक लाइक। तो यहाँ पे थिक वॉल्ड आपको जैकेट्स देखने मिलेंगे, ओके, जिसको एन्यूलस के नाम से पहचाना जाता है। ओके, अंदर उसके स्पोर मदर सेल रहते हैं, जो कि सोरस के नाम से पहचाने जाएंगे। ओके, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग टू गिव राइज टू मी अ हैप्लॉइड स्पोर्स, ओके, जो कि गैमेटोफाइट बनाने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो स्टोमियम प्रेजेंट होता है, जो कि थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। क्यों? तो यही से रप्चर होगा और स्पोर्स को रिलीज किया जाएगा। तो स्टोमियम, एन्यूलस इज अ थिक वॉल्ड, स्टोमियम इज अ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। ओके, ये नोट करने वाली बात है यहाँ पे। नोट, if the spores are identical then हम लोग उसको बोलेंगे homosporous, if spores are non identical heterosporous हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। most of the pteridophytes are homosporous, heterosporous seen in Salvinia and Silaginella। ओके, तो ये रहा लाइफ साइकिल आप लोगों के सामने दिख रहा है। ओके, दिस इज हाउ द प्रोथैलस विल बी सीन। तो देख लो आप लोगों के सामने मेल एंड फीमेल पार्ट आप लोगों को दोनों दिखा रहा हूँ। एंथ्रीडियम की बात करें तो देखो उसके पास 4 सेल होते हैं, जैसे कि देख लो, वन प्रोथैलस, फ्लैट सरफेस दिख रहा है ऊपर का, नीचे क्या है तो अंदर स्पर्म्स है, ये है बेसल सेल, 2 रिंग सेल देखने मिलेंगे और एक लीड सेल देखने मिलेगा, मतलब ढक्कन रहेगा। ओके, सीलिया विल बी सीन ऑन द स्पर्म, रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा उनके पास, एंड अदर देन दिस इट इज कॉल्ड एज अ मेल गैमेटोफाइट। ओके, एंड आर्चिगोनिया, तो यही से मेल अंदर जाएगा। ओके,
male gametophyte. Now 4 canal cells will be disintegrate to form the mucus and lubricate the canal. Okay, and the 4 neck row cells will be seen. तो ये याद रखना है, 4 neck canal cells and 4 will be the canal cells will be there. Okay, neck canal cells and the 4 rows of cells neck के. Okay, ये ध्यान रखना है आप लोगों को ठीक से. Fertilization takes place in winter. Zygote formation give rise to the sporophyte. Okay. तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने आज के लेक्चर में टेरिडोफाइट का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म कर दिया है. होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग. ये नोट्स को काफी अच्छे से बना लेना और आप लोग एनसीईआरटी से फेमिलियर हो जाओ, इसको पढ़ना चालू कर दो. ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से जहाँ पे हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को लेकर. ठीक है, चलो बाय बाय.